जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है मंगल ग्रह के बारे में, जो 3 अप्रैल को कर्क राशि में आ रहे हैं। अब कर्क राशि देखा जाए, इनका कहा जाता है कि नीच की राशि है, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए ये योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण स्थान के मालिक पड़ते हैं। तो इसका पूरा डिटेल समझने के लिए हमें मंगल को समझना होगा। मंगल क्या है कि एक्शन का ग्रह है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव गिना जाता है, एनर्जेटिक है, और हमेशा इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रहती है और आगे बढ़ के काम करने की। तुरंत कोई भी, अगर आप कहीं भी काम देखेंगे कोई, तो मंगल अगर जिसका मजबूत होगा तो बहुत जल्दी वो सबसे पहले आगे आके काम करना शुरू कर देगा। ये खास क्वालिटी रहती हैं। लेकिन जब मंगल कर्क राशि में आ जाता है, तो कर्क राशि इमोशनल की राशि है, सेंसिटिविटी की राशि है, रिलेशनशिप की राशि है। तो यहाँ पर मंगल वैसा एक्टिवनेस नहीं हो पाती, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है प्रॉपर वैसी नहीं हो पाती। यहाँ पर बेसिकली मंगल के लिए ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और हो सकता है कई ऐसे चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़े जो फैमिली से रिलेटेड हो, क्लोज रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, और आपके कुछ इमोशनल एंगल्स इससे जुड़ जाएं। तो मंगल को ये माना जाए कि ज़रूरी नहीं है कि खराब ही होगा। तो ये आपको ये बताता है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, एक पेशेंस अप्रोच रखें, जो भी काम करना है सोच समझ कर करें, क्रोध से बचने की कोशिश करें। ये सब इन दिनों में आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सभी 12 राशियों के ऊपर इसकी चर्चा अगर मंगल की करें, तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके, खासकर जिन्होंने नए ज्वाइन किया है, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, इसका आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं मंगल के ऊपर, जो कि ये गोचर जो है वो 3 अप्रैल से लेके 7 जून तक रहने वाले हैं कर्क राशि में। अब कर्क राशि में क्योंकि नीच का कहा जाता है, क्योंकि एक्शन के ग्रह अगर इमोशनल और सेंसिटिव हो जाए तो जो कैपेसिटी होती है इनकी काम करने पे, उस पर अफेक्ट आता है। आप डिसीजन अपने हिसाब से वैसे नहीं ले पाते जैसा आप नॉर्मल किसी सिचुएशन में लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आपको इन सब से बचने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, और अपने रिलेशनशिप जितने भी हैं, चाहे वो ऑफिस के काम करने की जगह हो, घर पे हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप फोकस कर लेंगे तो परेशानियां थोड़ी कम होंगी। अब अगर राशियों की बात करें तो मंगल जो है वो मेष राशि के लिए देखा जाए, सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए स्वामी हैं, 8वें घर के स्वामी हैं, और ये बैठेंगे चौथे घर में। चौथा घर बेसिकली रिलेट करता है मदर को, प्रॉपर्टी को, वाहन वगैरह को, या जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जाती, क्योंकि चौथा सुख स्थान है, और मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के मामले हैं तो उसमें बड़ा सतर्क रख के चलें। कोई भी डीलिंग करनी है तो उसमें बड़ा ध्यान रखें। और यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। जो सप्तम भाव पति पत्नी का होता है,
बिजनेस पार्टनरशिप का होता है, और भी बाकी जो लोगों से मिलते हैं बाहर कांटेक्ट करने के लिए या कोई एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, तो ये उनका दृष्टि पड़ती है। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। माता की सेहत वगैरह का भी ध्यान रखें। तो ठीक समय निकल जाएगा, क्रोध से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल जो है वो ग्रह खून के भी कारक हैं, ब्लड के कारक हैं। तो इनसे आपको कोई अगर पहले से ही कोई परेशानी भी चल रही है ब्लड से रिलेटेड या बीपी वगैरह की है, तो अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए विजिलेंट रहने की बात कही जाएगी 2 महीने के लिए। और क्योंकि मंगल जो है हर 2 साल बाद एक लंबा समय बिताते हैं। आपको याद होगा अक्टूबर में भी ये कर्क राशि में आए थे और वहाँ पर भी ये लंबे समय तक रहे थे, फिर वक्री हो गए, वक्री होके मिथुन राशि में गए और फिर से अब ये आ रहे हैं। और उसके बाद इनकी अब ये नॉर्मल सी जर्नी शुरू हो जाएगी आगे की तरफ। अब अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के लिए ये आएंगे तीसरे घर में। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, पराक्रम का है। पराक्रम में कमी दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों के साथ व्यवहार थोड़ा अच्छा करेंगे तो आपके उनका सहयोग मिलेगा। कम्युनिकेशन में भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो बात आप किसी को कहना चाह रहे हैं वो ठीक ढंग से कहें, ताकि वो बात आप पूरी पहुंच सके वहाँ तक। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। छोटी यात्राओं का है तो उसमें भी यात्राओं के सोच समझ कर जाएं। अगर ज़रूरी हो तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड करने की कोशिश करें। तो इस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। पराक्रम में भी जो कमी आएगी, थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे आपके मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए दूसरे घर में बैठेंगे ये मंगल। दूसरा घर धन भाव होता है और मिथुन राशि के लिए वैसे तो ये फ्रेंडली ग्रह नहीं है, क्योंकि छठे और 11वें घर के स्वामी हैं। अब एक तरफ तो देखा जाए छठे घर के स्वामी अगर दूसरे घर में बैठे हैं धन भाव में, तो ये आपसे खर्चे खूब करवाएंगे। लोन वगैरह की कोशिश करिएगा कि ना लें इस पीरियड में, क्योंकि इस पीरियड में लिया हुआ लोन वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा आय भाव के स्वामी भी है। तो आय भाव के स्वामी होकर ये धन भाव में बैठे हैं, तो ये बताते हैं कि आपकी आय तो अच्छी होगी। तो दोनों तरफ से आपको बेसिकली देखा जाए तो एक तरफ खर्चे भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आय भी अच्छी हो रही है। तो एक सिचुएशन बैलेंस हो जाती है। घर परिवार में भी जो है, क्योंकि घर वो भी दूसरा घर जो है इमीडिएट फैमिली का भी होता है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा नरमी रख के चलने की ज़रूरत है। बाकी अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए तो पहले घर में ही होंगे, चाहे वो आपका लग्न हो या चंद्र राशि हो। यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं और योग कारक बनते हैं, तो योग कारक ग्रह यहाँ पर आपको अच्छा फायदा देंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी आपको ज़रा फोकस रखने की ज़रूरत है। बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दें। बाकी वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने इमोशन से अपने घर वालों के साथ जुड़े हुए रहेंगे, उनके देख रेख करेंगे और जो रिलेशनशिप है उसको और मजबूती मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो करियर में भी आपको एक अच्छी तरक्की मिलेगी। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए भी मंगल जो है योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये चौथे घर के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं। तो एक तो भाग्य स्थान हो गया और एक चौथा हो गया प्रॉपर्टी का या माँ का स्थान हो गया। तो मंगल बैठेंगे 12वें घर में 2 महीने के लिए। 12वां घर बेसिकली खर्चे का होता है
और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड का भी है। तो यहाँ थोड़ी सी आपके लिए मानसिक तनाव भी बना रहेगा, खर्चे भी अधिक होंगे। तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है इनको। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और भाग्य भी, क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं भाग्य स्थान के स्वामी जो है, तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा आपके लिए परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए योग कारक होते हुए भी उतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि के लिए मंगल जो होते हैं वो तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं। तो मंगल अच्छे ग्रह तो नहीं गिने जाते, लेकिन ये बैठेंगे आपके 11वें घर में। तो 11वें घर में जब बैठेंगे तो 11वां घर बड़े भाई का भी होता है, चाचा ताया का भी होता है। उनके साथ बड़े व्यवहारिक रहें। और दूसरा, क्योंकि आपका नेटवर्किंग भी 11वें घर से देखी जाती है, तो अपने जो दोस्त को सर्कल है उनके साथ भी बड़े आराम से तसल्ली से बात करें। बाकी लाभ ये ज़रूर देंगे, अचानक से कोई लाभ दे सकते हैं, क्योंकि 8वां घर एक अचानक एक सडननेस लाता है। तो यहाँ पर ये आपको लाभ दे सकते हैं। पराक्रम में भी थोड़ा सा आपके उसमें कमी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थिति लाभ स्थान में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो डेबिलिटेटेड हो या ऊंच का हो, कोई भी लाभ देता है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए मंगल जो है वो होते हैं आपके 7वें घर के मालिक और धन भाव के मालिक, और ये बैठेंगे 10वें घर में। 10वां घर कार्यक्षेत्र का है, और मंगल यहाँ पर बेसिकली बली भी होते हैं 10वें घर में, क्योंकि एक्शन के एनर्जी के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको, क्योंकि नीच राशि में है, तो कार्यक्षेत्र में ज़्यादा फोकस करके काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने साथ में जो लोग काम करते हैं, वो चाहे सीनियर्स हों या जूनियर्स हों, उनके साथ तालमेल बिठा के चलने की ज़रूरत है। तभी आपके काम जो है अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। तो बस इन चीज़ों का अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए परेशानियां कम होंगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं ये मंगल, और छठे घर के भी स्वामी हैं, क्योंकि छठे घर में मेष राशि पड़ती है। ये बैठेंगे भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान में देखा जाए तो इनकी स्थिति खराब तो नहीं है, लेकिन नीच राशि में है, इस वजह से थोड़ा बहुत जो रिज़ल्ट आपको जैसे एक्सपेक्टेशन रहेगी वैसे तो नहीं मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखें, आपके काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि काम नहीं होंगे। तो ओवरऑल भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि लग्न के मालिक होते हुए या राशि के मालिक होते हुए भाग्य स्थान में बैठे एक पावरफुल केंद्र स्थान है, तो काम तो आपके बनेंगे। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए मंगल जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी होते हैं, और दूसरा इनकी जो मेष राशि पड़ती है वो पंचम भाव में पड़ती है। तो एक बहुत अच्छा घर है, एक व्यय का भाव है। तो आपके लिए देखा जाए तो ओवरऑल, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में पड़ती है, तो धनु राशि वालों के लिए मंगल एक बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मंगल बैठेंगे 8वें घर में। तो 8वें घर में नीच राशि में परिस्थिति इनके लिए काफ़ी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आपको धन का नुकसान हो सकता है, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों पर ध्यान रखना है, और बच्चों के भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें जिसमें स्पेकुलेशन हो या कोई दाव लगाना हो, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में या किसमें बहुत तगड़े नुकसान की उम्मीद बनती है। ज़रा ध्यानपूर्वक रहें। तो ये स्थिति आपको बताती है कि आपको बड़े ध्यान से चलना है, और साथ ही में कोई वाहन वगैरह चलाते हैं तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान रहे। तो आपके लिए थोड़ा ये 2 महीने सतर्क रहने की ज़रूरत है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए ये चौथे घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं।
11वां घर लाभ स्थान है, चौथा घर आपका सुख स्थान है और सप्तम भाव में बैठेंगे। अब सप्तम भाव में नीच राशि में जब बैठेंगे तो आप थोड़ा सा क्योंकि ये सप्तम भाव भी आपके पार्टनरशिप से रिलेट करता है और बाहर के जितने भी कांटेक्ट हैं उनसे रिलेट करता है, जो भी आप उनके साथ काम के सिलसिले में एग्रीमेंट करते हैं या पति पत्नी के साथ भी रिलेशनशिप का है, तो यहाँ पर आप इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको फोकस करना है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना कर बैठें जिससे आपको नुकसान हो। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली देखेंगे तो आपके लिए परेशानी कम होगी। साथ में अगर किसी की सलाह भी ले लेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति आपके नियंत्रण में रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए ये बनते हैं तीसरे घर के स्वामी और दशम भाव के स्वामी, जो कार्य क्षेत्र है। एक पराक्रम का घर है, एक कैरियर का घर है, कर्म क्षेत्र है और मंगल बैठेंगे छठे घर में। छठे घर में क्रूर ग्रह मंगल, इनकी स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किस पर? अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि मंगल जब नीच राशि में होते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी क्रोध वगैरह से कोई ऐसी परेशानी दे सकते हैं जो ब्लड से रिलेटेड हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर पहले से परेशानी है तो उसमें थोड़ा और फोकस करें। लोन वगैरह लेने की कोशिश ना करें। जितना, अगर बहुत मजबूरी हो तो उतना लें जितना आपको काम चल जाए, क्योंकि इन 2 महीने में लिया हुआ लोन आप वापस करने में बड़ी मुश्किल होगी आपको। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी छठे घर में आपके दुश्मन भी थोड़ा सा हावी होंगे, उन पर भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों के लिए मंगल जो है वो दूसरे घर के स्वामी हैं, धन भाव के और भाग्य स्थान के मालिक हैं और ये बैठेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव एक बहुत अच्छा भाव है, अच्छा त्रिकोण स्थान है। थोड़ा सा यहाँ पर बैठकर आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। तनाव से बचने की कोशिश करिए और वैसे और कोई परेशानी नहीं है। धन का लाभ तो होगा आपको, भाग्य भी साथ देगा। बस एक ही काम करना है कि तनाव से बचने की कोशिश करें। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो व्यक्तिगत रूप में आपको कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगल को मजबूती देने के लिए आप छोटे से उपाय हैं वो करें। एक तो ये कि मंगलवार को हनुमान मंदिर ज़रूर जाएं और उन्हें कोई लाल कपड़ा या जैसे लाल सिंदूर अर्पित करें। हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें, एक बार सुबह, एक बार शाम को सूर्यास्त के बाद। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। छोटे से उपाय हैं, इन्हें लगातार करते रहें। वैसे भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इस ये करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।